इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊँ, दो चीज़ों के लिए मैं इंडिया डायलॉग और स्वाति जी का शुक्रिया कर दूँ। दो चीज़ें उसमें, एक मैं ये नहीं मुझे बुलाया उसमें, वो तो एक है ही, उसके अलावा दो और विषय हैं जिन पर मैं शुक्रिया कर दूँ। एक तो ये कि इतने दिनों बाद इतने सारे लोगों को देखकर एहसास हो रहा है कि हम लोग कोरोना से थोड़ा थोड़ा जो है फाइट करके बाहर निकल रहे हैं, वो एहसास बड़ा अच्छा है। नहीं तो कोरोना में घर बैठे बैठे और कम लोगों के बीच रहकर लगता था कि हम लोग कहाँ जकड़ में आ गए। तो एक तो इसके लिए शुक्रिया, और दूसरा इसलिए कि कश्मीर के ऊपर फोकस रखा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख पर। वो फोकस इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसा अभी स्वाति जी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर को हम लोग सिर्फ दिल्ली में जो खास करके बैठे लोग हैं, हम लोग सिर्फ मीडिया का एक हिस्सा आपको जो दिखाता है वही हम लोग सच मान लेते हैं, जो कश्मीर का सच है नहीं। कश्मीर के सच को जानने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे एजाज हुसैन जैसे लोगों से मिलना पड़ेगा, इनके विचार जानने पड़ेंगे। इसलिए आज जो ये ऑर्गेनाइज किया गया उसके लिए विशेष तौर पर शुक्रिया। और मैंने स्वाति जी से रिक्वेस्ट किया था, उस बात को उन्होंने स्वीकार भी करा। एजाज जी से हम बात करेंगे, लेकिन अंत में 5-10 मिनट हम लोग इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे ताकि आप लोगों की तरफ से भी कश्मीर को लेकर कुछ सवाल आए, क्योंकि आपके मन में भी कश्मीर को कुछ सो कॉल्ड देश के बड़े बड़े पत्रकारों ने जो आपको टीवी पर दिखाते रहे, आपके मन में भी कश्मीर को लेकर वही एक गलत धारणा बनी हुई है। तो उससे जुड़ी आपकी कोई धारणा है, उसको ध्वस्त करना भी बहुत जरूरी है। मैं इस विषय की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको ये याद दिलाऊं, मेरा कश्मीर से थोड़ा पुराना नाता रहा है। और 2003 में जब पहली बार वहाँ पे जब हजरतगंज में आतंकी घुसे थे, तब मैं पहली बार वहाँ रिपोर्टिंग करने गया था, और मेरा बड़ा दिली लगाव भी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में और पिछले जितने चुनाव हुए वहां मुझे जाने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुझे एक बार फिर मैं श्रीनगर गया, कश्मीर गया। मुझे वहां पर एक ऑडियंस बेस्ड शो करना था, जिस ऑडियंस बेस्ड शो में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता थे और उनके साथ जो है डिस्कशन था, लोगों के सवाल जवाब थे। तो जब मैं श्रीनगर पहुंचा, अपने दूरदर्शन केंद्र में पहुंचा, तो मैंने उनसे पूछा भाई कौन कौन से गेस्ट लाइन अप हुए हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। जब मेरे पास लिस्ट आई तो मैंने देखा उसमें बड़े बड़े नाम थे कुछ, और कुछ बड़े बड़े नाम जो थे उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब फारूक अब्दुल्ला साहब के भाई हैं। मुस्तफ़ा कमाल का नाम था, नईम अंसारी साहब जो कि पीडीपी के बड़े नेता और वहाँ के मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के भी एक बड़े नेता थे। बीजेपी की ओर से मुझे एक नाम दिया गया, मेरे लिए अनजान सा नाम था, तो मुझे देख के थोड़ी निराशा हुई। मैंने कहा यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की तो पिटाई हो जाएगी, इतने बड़े बड़े नेता सामने हैं और मुस्तफ़ा कमाल जैसे और ये नईम अंसारी जैसे लोग हैं, तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। मैंने कहा ये एक तरफा भी हो जाएगा और बीजेपी की पिटाई होनी तो तय है। लेकिन जब वो कार्यक्रम शुरू हुआ, मेरे जो गेस्ट आए थे, मेरे उन मेहमान ने, बीजेपी के मेहमान ने मुस्तफ़ा कमाल और नईम अंसारी जैसे बड़े बड़े नेताओं की जो बैंड बजाई, जो उनकी जमीन नीचे से सरक गई, जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मुझे लगा कि यार ये नौजवान जो है ये बहुत आगे जाएगा। और वो नौजवान आज कश्मीर से चल के दिल्ली में हमारे बीच बैठे हैं, एजाज हुसैन जी। आज ये डीडीसी का इलेक्शन लड़के जीत करके इतिहास बना के यहाँ बैठे हैं। इतिहास इसीलिए क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था कि कश्मीर में कोई चुनाव बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी को वहां पर वोट मिल सकते हैं, जीत सकती है बीजेपी, और वहां पर ये डीडीसी का चुनाव जीते। और सिर्फ चुनाव नहीं जीत रहे, बल्कि जितने वहां 60% से ज्यादा पोलिंग हुई थी, और इनको जो है 50% वोट अकेले इनको मिले थे। ये इतिहास बनाकर यहां तक पहुंचे। और आज जब मैं ये बात कह रहा हूं ना, तो एक बात और कह रहा हूं, ये मेरी बात यहां खत्म नहीं है, एक बात और कह रहा हूं, आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। ये जो हमारे साथ बैठे हैं, ये सज्जन आज डीडीसी का इलेक्शन जीते हैं, लेकिन देश की राजनीति में बहुत आगे जाएंगे। आज ये लिख कर रख लीजिएगा, कभी आज के 2, 4, 5 साल बाद स्वाति जी का भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसमें ये किसी और हैसियत में भी यहाँ बैठे आपको नजर आएंगे। इतना तय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। बड़ी अच्छा लगता है कि आज पहली बार मुझे मौका मिला है दिल्ली में आप जैसे भाइयों के साथ बैठने का, और मैं जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ इंडिया डायलॉग के, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने सारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज जो जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत जो श्रीनगर में हुई है, ये खाली हमारी जीत नहीं है, पूरे देशवासियों की जीत है। ये पैट्रियट्स की जीत है, क्योंकि वहां पे अक्सर ये बोला जाता था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? उसके कुछ कारण है। एक साइड से पाकिस्तान पीछे पड़ा था कि भाई पाकिस्तान से हमेशा बातें होती थी कि देश के जो हित में होगा वो यहाँ बात नहीं कर सकता। और दूसरा, जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी, जिनको हमने कई दशकों से उनको सींचा था,
वो भी विरोध हो गई। उन्होंने 7 पार्टियां गठबंधन बना के ये एक कम्युनल एजेंडा के रूप में ले लिया। उन्होंने ऐसा सोचा कि कम्युनलाइजेशन के रूप में इसको ले लेंगे और वो कुछ सफल भी हुए। लेकिन हमारा प्रयास था, हमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नीतियों पे विश्वास था और हमारे लोगों का ये विश्वास था। और जो जितने 70 वर्षों से जो हमारे लोग कार्य कर रहे थे, मुझे पता था कि अगर हम लोग लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, लोगों के बीच में जा सकते हैं, तो ऐसा दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी का कंवल हर एक घर में, कश्मीर के हर एक घर में होगा। मैं आप सबको बताता हूँ, एक टाइम था जब हमारी महबूबा मुफ्ती बोलती थी कि धारा 317 हटेगा तो यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। मैं उसको इस मंच के माध्यम से बोलता हूँ। और जब हमने चुनाव जीत के आए तब भी उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, यहाँ अगर कोई लोग, देखिए हमारे पार्टी में यही सिखाया जाता है कि देश सर्वोपरि, देश सबसे बड़ा। इसलिए अगर हम देश के मान सम्मान के लिए आगे आ जाएंगे और कार्य करेंगे तो मुझे लगता है जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं और लोग चाहते हैं। मैं बाकी में बोलता हूँ, कश्मीर के लोग चाहते हैं वहां विकास हो। कश्मीर के लोग थक गए हैं ये आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन, एक बहुत ही बड़ा गैप है। और मैं चाहता हूँ आप जैसे युवा जो यहाँ पे खड़े हैं या जो सुन रहे हैं, ये पूरे देश में एक मैसेज आए कि कश्मीर का युवा भी राष्ट्रवादी युवा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए आने वाले समय में जब मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये 22 वर्ष 2 वे ट्रैफिक है। जितना हम लोग कश्मीरी का सम्मान करेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि एक जो एस्पायरेशन क्रिएट की गई थी बाकी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, क्या होता है जब एक पॉलिटिकल सेटअप में हम लोग आते हैं, जो भी एक मैनिफेस्टो एक पार्टी दे देती है, आप समझने की कोशिश करिए कि एक जो एनसी है या कांग्रेस है या फिर पीडीपी, जो अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो मुद्दे हैं बिल्कुल इर्रेलेवेंट मुद्दे रह चुके हैं। उनके कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जैसे सेल्फ रूल, कि हम लोग सेल्फ रूल करना चाहते हैं, लेकिन विकास की कोई बात नहीं उठती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ एक हमारी ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसका डेवलपमेंट हमारा प्रति है कि हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं वहां पे, और डेवलपमेंट के साथ साथ विश्वास भी उनका जीतना चाहते हैं। कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं बीजेपी छोड़ करके, क्योंकि बीजेपी तो है और आप बीजेपी के नेता हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा सा कश्मीर पर मैं आता हूँ। वैसे बता दूं, इन्होंने तिरंगे की बात करी और जब 5 तारीख को जब 5 अगस्त को 370 हटी थी, उसके बाद इन्होंने उसी श्रीनगर में तिरंगा यात्रा भी निकाली थी। मुझे याद है मैं उस वक्त श्रीनगर में ही था। और ये वैसे बड़े प्यारे इंसान हैं, जब भी इनको फ़ोन करता हूँ, जब भी पहली बात होती है तो पहली बात ये कहते हैं जय हिंद। तो जय हिंद के साथ इनके साथ हमेशा चर्चा शुरू होती है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एजाज जी, मैं इस डिस्कशन को इस तरह से शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए, ये 2006 में बीजेपी से जुड़े थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2014 के बाद बीजेपी से बहुत लोग जुड़े हैं, लेकिन 2006 सोचिए, 2006 में कश्मीर का कोई युवा बीजेपी से जुड़ता है। मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था, उसमें आपने लिखा था कि मेरे पास बड़े अवसर थे, मैं चाहता तो बिजनेस में जुड़ता और अच्छी कमाई करता, लेकिन आप बीजेपी से जुड़े और एक ऐसी पार्टी से कश्मीर में जुड़े जहां पर यह माना जाता है कि बीजेपी से अगर जुड़ेगा व्यक्ति तो या तो उसको गोली मार देंगे आतंकवादी, या फिर वो घर बैठने पर मजबूर होगा, चुनाव तो जीत नहीं सकता। आप 2006 में बीजेपी से जुड़ गए, क्या सोच के? देखिए, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, मुझे अवसर मिला, मैं पहले अलीगढ़ में पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद मैं चेन्नई में शिफ्ट हो गया। तो चेन्नई में मुझे बहुत सारे दोस्त मिले, कुछ गुजरात के दोस्त थे, कुछ अपने बिहार के दोस्त थे, कुछ यूपी के दोस्त थे। तो अक्सर हमें ये बोला जाता था कि भाई गोधरा कांड हुआ है, कोई ऐसा कांड हुआ है। तो हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया उस चीज को। जो मेरे दोस्त थे, मैंने ये देखा कि गुजरात जैसे मॉडल मुसलमानों के लिए तो फिट मॉडल है। आप देखिए ना, अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे, गुजरात में 14% मुसलमान है, लेकिन वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस में 27% मुसलमान है। तो ये एक मिस प्रोपेगेशन था एक हिसाब से। और मेरा दिल था जब हम स्लोगन्स देते थे कि भारत माता की जय, और तो बाकी जगह कांग्रेस हो या सीपीआईएम हो, बाकी पार्टियां हो, वो तो अपनी अपनी जय जयकार करते थे। लेकिन एक मुझे ये लगा, नहीं, एक हमारा देखे अपनी राजनीति से उठ के आना चाहिए। सबसे पहले तो देश सर्वोपरि होना चाहिए।
जब हम 1947 से देखते आ रहे थे कि कश्मीर में इतना अत्याचार होता है, जो पड़ोसी देश है वो उनका षड्यंत्र रहा है हमारे युवाओं के प्रति, मार दाड़ किसी न किसी एंगल से उनकी जो पॉलिसी रही 1000 कट्स, वो कोशिश कर रहे थे। और मुझे लगा कि नहीं, एक वातावरण होना चाहिए, एक ये नहीं था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो उसी से होगा। हम लोग सरकार के पीछे नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पीछे नहीं है, लेकिन राष्ट्रवादी सोच के पीछे है। हम चाहते थे कि राष्ट्रवादी सोच उभरनी चाहिए, आने चाहिए आगे। और मुझे अच्छा लगा कि जब हम वापस आए, हमने कार्य करना स्टार्ट किया, एक भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते गए। और आज उसका प्रयास है कि आज जहां ये बोला जाता था कि यहाँ तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, अभी आपने हाल ही में देखा जब 26 जनवरी के कार्यक्रम हुए, कम से कम 1000 स्थानों पे वहां कार्यक्रम हुए। मैं आपको बताता हूँ 2016 में जब हमारे कैप्टन तुषार और कैप्टन पवन जी जहां शहीद हुए थे, ईडीआई में एक जगह है जहां हमारे 2 वीर जवान शहीद हुए थे, तो हमने कोशिश की उस टाइम की हम लोग तिरंगा यात्रा निकालेंगे। जब हमने अपने गवर्नमेंट से परमिशन ली तो उन्होंने दी नहीं, उन्होंने बोला नहीं, इस तिरंगा यात्रा के लिए हम लोग परमिशन नहीं दे देंगे क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। फिर तब भी हमने कोशिश की और हमने वो सफल रूप में वो निकाली और आज उसी का प्रयास है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारी भी कमियां रह चुकी वहां पर, जैसे हमारी सरकारें होती थी, अगर हम तिरंगा यात्रा निकालना चाहते वहां पे तो उनको क्यों रोका जाता था? परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी वहां पे कि भाई आप तिरंगा यात्रा अपने देश में ही अपने तिरंगा उठाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ आज वो चेंज हो चुका है। आज वहां का जो युवा है वो आगे आना चाहते हैं, अपने देश की ओर निगाहें डालना चाहते हैं और मैं समझता हूँ अपने देश। एजाज भाई, आपने एक शब्द का इस्तेमाल, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं। दिल्ली में या देश के अन्य हिस्सों में बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो एक बड़ी ऐसी चीज है जो बड़ी कट्टरपन है और इसमें व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हो। दिल्ली में ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो ये खुलेआम कहते हैं कि भारत माता की जय एक कम्युनल नारा है। ऐसे में एक कश्मीरी के लिए, एक कश्मीरी युवा के लिए जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसके मायने क्या? देखिए, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि देश सर्वोपरि। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत हमारा देश है, ये हमारी माँ है और माँ को हम हमेशा ऊपर उठ के देखना चाहते हैं। तो यही एक चीज है कि हम लोग तो दिल से बोलते हैं कि भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद, ये तो हम बोलते रहेंगे। इसी के लिए तो हम लोग आगे आए हैं। हम लोग कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, ना हम लोग किसी को अपील करने के लिए आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में जो अखंडता है वो रहनी चाहिए। हम रहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए, हम लोग रहे ना रहे। तो इसीलिए मैं ये जो आप कह रहे हैं भाग्य, ये जावेद अख्तर साहब ने भी एक बार संसद में जब वो सांसद थे उन्होंने भारत माता की जय कहा था। तो बहुत सारे मुस्लिम हैं जो ऐसा मानते हैं, लेकिन आप जैसे या जावेद अख्तर ने जो कहा था, ऐसे बहुत सारे क्योंकि आप मुस्लिम हैं और मैं कोई कम्युनल लाइन पे नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि एक तर्क दिया जाता है कि भाई भारत माता की जय कहना या वंदे मातरम कहना ये इस्लाम इजाजत नहीं देता। लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो जो है एकमात्र अल्लाह जो है हमारे लिए पूजनीय है, हम कैसे भारत माता की पूजा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में इसको लिया जाता है। मैं ये समझता हूँ जो लिबरल मुसलमान है, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, जैसे मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, हम लोग को भी जब हम बचपन में थे हमें कश्मीरी में बोलते थे मौज कशीर, यानी हमारी माँ कश्मीर। मेरी बात समझे? तो जब हम लोग पूरे देश का सम्मान करते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान को आपत्ति होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस और अनेक जितने पार्टियां हैं इन्होंने दल के रूप में मुसलमानों को लिया था, ये उनकी डेवलपमेंट नहीं करना चाहते थे, ये उनका विकास नहीं जानते थे, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे, कम्युनलिज्म के तौर पे उनको इस्तेमाल करते थे अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 6 साल से जो सरकार चल रही है, जो भी माइनॉरिटी के कार्य हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे कश्मीर में देखिए, आपको धारा 370 हटने के बाद इतनी सारी स्कीमें आई वहां पे, जो ऐसे सारे कानून थे जो वहां पे लागू नहीं होते थे, जैसे एससी और एसटी कम्युनिटी के लोग, उनको आज तक नागरिकता नहीं देते थे वहां पे। क्या ये इनजस्टिस नहीं था? क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं था? और दूसरा, आप देखिए राइट टू फ्री एजुकेशन, यहाँ पे तो पूरे देश में हर किसी को
एजुकेशन फ्री हो ऐसा हमने सुना था, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई राइट नहीं होता था। इसी तरह ज्वेलन एक्ट, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट, ऐसे हमारे जैसे हमारी महिला, हमारी बहनें अगर वो कहीं और शादी करती थी उसको वहां उनकी नागरिकता छीनी जाती थी। ये कहां का इंसाफ था? मैं तो बोलता हूँ धारा 370 हटने के बाद अगर पहला कुछ हुआ है तो ह्यूमन राइट्स का सेफगार्ड हुआ है, उसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट क्या है। इंस्टीट्यूशनल चेंज लाई हम लोगों ने, हमने आज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल चेंज लाया। इंस्टीट्यूशनल चेंज जब हुई है उसके बाद हम लोग गवर्नेंस की ओर बढ़ेंगे, गवर्नेंस में हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में जिस प्रकार से बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से बाकी राज्य काम कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसी प्रकार से इकोनॉमी को और बढ़ा देने के लिए जम्मू कश्मीर का भी अपना एक योगदान होगा। 370 की आप बात कर रहे हैं, 5 अगस्त हमको भूलना नहीं चाहिए, बहुत एक अहम दिन है 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया। और बहुत से लोग ये कहते थे कि वो 370 जो अनुच्छेद है वो कश्मीर को भारत से जोड़ने वाली चीज है, और अगर ये हट जाएगी तो फिर कश्मीरी को लगेगा ही नहीं कि वो भारत का हिस्सा है। बहुत सारे लोग ये कहते थे। इसको हटने के बाद कई सारे चेंजेस, जो चेंजेस की तरफ तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 370 की चीजों पर आने से पहले एक छोटी सी चीज ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कश्मीर के लोग कहते हैं कि 370 आने से कश्मीर को काट दिया गया, हमारे टुकड़े कर दिए गए, लद्दाख जो है लद्दाख को हमसे अलग कर दिया गया। इस बार 26 जनवरी पर पहली बार गणतंत्र दिवस पर लद्दाख की एक अलग झांकी निकली थी राजपथ पर। एक कश्मीरी होने के नाते आपको कैसे लगा जब लद्दाख की एक अलग झांकी निकली? मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लद्दाख की जनता को। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक एक स्थान था उनके लिए, जो उनके राइट्स कभी नहीं मिलते थे, क्योंकि एक पॉलिटिकल सेटअप ऐसा बनाया गया था कि अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो कश्मीर के मुसलमान आपके विरोध करेंगे, अगर आप लद्दाख की बात करेंगे तो जम्मू वाले नाराज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि उनके राइट्स प्रॉपरली नहीं मिले थे। एक हमारे प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने उसके एस्पिरेशन को समझा और उनको अपना हक दे दिया, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज आप देखते हैं उनके लिए अलग से एयरपोर्ट देना, अलग से उनके लिए कॉलेज देना, अलग से उनके लिए फंडिंग करना, तो मैं ये समझता हूँ उससे आने वाले समय में उसका जो विकास की गति होगी और तेजी से बढ़ेगी। क्या 370 को हटाना जरूरी था? अगर जरूरी था तो क्यों ये फैसला क्यों लिया गया? बिल्कुल बहुत जरूरी था। एक जो सेपरेटिज्म की भावना बनी थी पूरे जम्मू कश्मीर में कि हम लोग कुछ अलग देश है, उससे एक मानसिकता एक बनी थी जो पाकिस्तान बार बार एक्सप्लॉइट करता था, जो चाइना बार बार एक्सप्लॉइट करता था, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और कुछ अरोड़े थे, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि मान के चलो यहाँ से कितनी भी फंडिंग होती थी उसका कोई हिसाब नहीं होता था, आपको वहाँ कोई एजेंसी नहीं होती थी जो वहाँ पे आपको हिसाब लेंगे, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, उससे जो वहाँ की जो डेवलपमेंट की गति है वो कहीं ना कहीं स्लो हो रही थी। और जो हमारे नेता थे उनके पॉकेट्स बढ़ते थे, और वो उन्होंने एक ही नारा रखा था कि हमें कुछ परिवारों को राज करना है, इसीलिए हम लोगों को आगे किसी और को नहीं बढ़ने देना है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ धारा 370 हटने के बाद जब सबसे पहले जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यूएलबी के इलेक्शन किए, उन्होंने पंचायत के चुनाव किए, उस टाइम भी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया कि हम लोग यूएलबी में चुनाव में हिस्सा नहीं ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए। उसके बाद आपके डीडीसी चुनाव, मुझे आप एक चीज बताइए, जहां 30,000 लोग जो पंचायत से चुन के आ जाएंगे और आने वाले टाइम में हमारे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रास रूट से आवाज आएगी, ग्रास रूट में जो आपकी प्रायोरिटीज होंगी वो आगे आ जाएंगी। आज ये नहीं होगा कि ऊपर से आपको कुछ थोपा जाता होगा, आप अपनी पंचायत से जो आपके प्रायोरिटीज है वो आगे लेके आ जाइए और उसमें भागीदारी ले लीजिए। पर एजाज जी, लोग कहते हैं, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि आप पंचायत कॉल करने की बात कर रहे हो, आप डीडीसी चुनाव कह रहे हो, विधानसभा तो है नहीं, हम लोगों के जो राइट्स है, जो एक विधायक जो है हमारे लिए कर सकता है वो सब तो है नहीं। आप कहते हो कि जम्मू कश्मीर पिछड़ा है, वो लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर देखिए वहाँ भूखमरी नहीं है, वहाँ कोई भूखा नहीं मरता, वहाँ की जो अगर पर कैपिटल इनकम जो है इतनी अच्छी है, तो वो कहते हैं कि हम लोग तो पहले देश से बहुत आगे हैं, तो आप लोग क्यों इस तरह की बातें? कहाँ आपको आप बताइए ना, जो पर कैपिटा इनकम 90,000 के करीब पूरे देश भर में है, वही जम्मू कश्मीर में 60,000 के करीब है। वही आप देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अगर पूरे देश में 32% है, वही हमारी 70% है। तो आप इस चीज को कैसे नकार सकते हो? आप देखिए ना, कहीं प्राइवेटाइजेशन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, कभी एजुकेशन को लेकर कोई प्रमोट नहीं किया गया, वहाँ हेल्थ केयर ही नहीं है। अगर कोई बीमार होता है उसको चंडीगढ़ आना पड़ता है, उसको दिल्ली आना पड़ता है, अगर
वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते तो वहाँ पे भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकल के आ जाते, अच्छे लोग निकल के। ऐसा नहीं है, वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग फर्टाइल माइंड रखते हैं और आप देखते हैं आईएएस में भी टॉप करते हैं और स्पोर्ट्स में भी बड़े बड़े पदों पे आके आते हैं। मैं ये समझता हूँ जितना विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और उनके खाली परिवारों के जो नीतियां थी वो उस तक सीमित रह गई। और लेकिन हाँ, ये बात सही है, हमने, मुझे लगता है कांग्रेस ने इससे पहले जम्मू कश्मीर को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दिया गया था और आज हमने इंटीग्रेट करने की बात की। आज हम लोग वहां पे हिसाब भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और उसका हिसाब भी ले लेंगे। तो मैं समझता हूँ ये जो परिवर्तन हुआ ये आने वाले टाइम में लगता है कि करप्शन एक बड़ी समस्या कश्मीर की, और 370 जब तक था, जैसे कि आपने भी बताया और हम सबको मालूम भी होना चाहिए कि जब तक 370 था तब तक केंद्र सरकार की जो तमाम संस्थाएं थे, ऑडिट करने वाली संस्थाएं थी, उनको इस बात का हक नहीं था कि दरअसल वो जम्मू कश्मीर स्टेट से, वहां की राज्य सरकार से हिसाब ले सके। फर्ज कीजिए कि यहाँ से 50 करोड़ रुपए योजना के लिए गया और मुख्यमंत्री अगर फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला साहब हैं, तो केंद्र सरकार को ये हक नहीं था पूछने का कि 50 करोड़ रुपए का आप हिसाब दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये परिवार की आप बात कर रहे हैं, ये एक मेजर एक समस्या रही कि पैसा तो दिल्ली से बहुत जाता रहा कश्मीर के नाम पर, लेकिन ग्राउंड पर नहीं पहुंचा? बिल्कुल, ऐसे कई कारण है, ऐसे कई उदाहरण है, जैसे हमारे क्रिकेट स्कैम। आप देखिए फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कितना बड़ा एक स्कैम है। उसके बाद रोशनी एक्ट, 2.5 लाख करोड़ के नाम पे उन्होंने बोला कि हम रोशनी देंगे, और रोशनी किसने दिया? आज प्रधानमंत्री जी ने। आप ही के चैनल से मैं कुछ टाइम पहले देख रहा था, जो कश्मीर का आखिरी गांव था उसको आज प्रधानमंत्री जी ने रोशनी दे दी। तो आप कैसे बोल सकते हो, जिन्होंने रोशनी के नाम पे लूटा होगा उनके पैसे भरे होंगे? आप समझे ना, 2.5 लाख कनाल लैंड जिसका कीमत 25,000 करोड़ 2.5 लाख करोड़ तक जाता था, वो उनके पॉकेट्स में गया। तो ये बहुत ही बड़ा एक इनजस्टिस है, और मैं समझता हूँ जो उन्होंने एस्पिरेशंस क्रिएट की थी, ये बहुत ही बड़ा एक हर्डल है वहां के युवाओं के लिए। मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को उतनी एस्पिरेशन देनी चाहिए जितना वो फुलफिल कर सकते। जब आप ऐसे बढ़ावा देते हो, एस्पिरेशंस क्रिएट करते हो और बाद में तोड़ते हो, वो निराशा का एक कारण बन जाता है, और उसी कारण से बाकी जो चीजें हैं उससे वो चीजों में फर्क आता है। मैं समझता हूँ आज जो जम्मू कश्मीर में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां कार्य कर रही है। इसीलिए अगर जो भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, मैं उसका श्रेय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को देता हूँ, और उसी के कारण, क्योंकि उन्होंने कोई बड़े वादे नहीं रखे आपके सामने। उन्होंने बोला हम डेवलपमेंट करेंगे, हम विकास करेंगे, हम लोगों के घरों तक शौचालय पहुंचाएंगे, आपको पावर दे देंगे, आपको हाईवेज दे देंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे। जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक वहां पर विकास नहीं होता। मैं समझता हूँ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंज तो आ गई, अब गवर्नेंस में चेंज आ जाएगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे डेवलपमेंट में भी बहुत ही बड़ा उदाहरण होगा। वहाँ हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, आपके फिशरीज हो, आपके टूरिज्म हो, अनेक ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग विकास कर सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी एक डायरेक्शन में जा रही है, और आने वाले समय में और एक अच्छी मजबूत जो काम है। इससे पहले जल्दी से हम 2-3 सवाल लेंगे इसके तुरंत बाद लोगों के, और मैं चाहूंगा कश्मीर को लेकर आपके मन में जो सवाल है जरूर पूछें। जैसे अभी इन्होंने बताया रोशनी की बात करी, वास्तव में हम लोग ये कश्मीर की बात करते हैं, और कश्मीर में अभी जब 5 अगस्त को 1 साल हुआ 370 हटने पर, मैं गया और करीब 15 दिन एजाज भाई के हिसाब से हम लोग करीब 15 दिन श्रीनगर में मैं रहा, और मैं कई इलाकों में गया। आप सोचिए, मैं एक ऐसे जिस गांव का जिक्र कर रहे हैं, एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची थी, और उस गांव में एक महिला से मिला। वो महिला जम्मू की रहने वाली थी, शादी करके वो कश्मीर में आ गई थी। उस महिला ने बताया कि मैं जब जम्मू में अपने घर में थी तो मेरे घर में फ्रिज था, टीवी था, लेकिन जब शादी करके मैं कश्मीर में आई तो यहाँ पर मेरे घर में मोबाइल चार्ज करने के लिए भी एक पॉइंट नहीं था, लकड़ी जला जला के रोशनी करते थे। आप सोचिए किस साल में जिंदगी थी। एक ऋषि नगरी पुल था, बीते 10 साल से बन रहा था, 10 साल से बना जा रहा था, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा था। वो ऋषिनगरी जैसा पुल बन गया। एक गांव में मैं पहुंचा जहां लोगों ने पहली बार रोड रोलर देखा था, क्योंकि उस गांव में सड़क नहीं थी। पहली बार आजादी के बाद उस गांव में सड़क बन रही थी। लोग कह रहे थे कि हमने तो पहली बार रोड, और मेरे टीवी पर उन्होंने बोला कि हमने पहली बार किसी पत्रकार को देखा है हमारे गांव में आया। तो आप सोचिए वो हाल था कश्मीर का। आज कश्मीर वास्तव में बदल रहा, और कश्मीर को बदलना होगा, क्योंकि देश का कश्मीर को साथ मिलना बड़ा जरूरी है। बहुत संक्षेप में एक आखिरी बात, फिर मैं लोगों के 2-3 सवाल ले लेता हूँ।
आतंकवाद आपको लगता है कि कश्मीर की एक बड़ी समस्या रही है, और आतंकवाद क्या आपको लगता है कि आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो पाएगा? क्योंकि हम जानते हैं पाकिस्तान वहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, हम ये भी जान रहे हैं अभी भी वहाँ पर लोकल रिक्रूटमेंट चलता है आतंकवादी संगठनों का। क्या 370 रखने से ही आतंकवाद खत्म हो जाएगा? और PDPNC कहते हैं कि डेवलपमेंट का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है, वो तो एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल समस्या। बिल्कुल, ये जो आतंकवाद है, अगर सही मानों में देखा जाए, कश्मीर में जो इतनी बुरी हालत हुई है आज, वो बिल्कुल आतंकवाद की ही बदौलत हुई है। मैं ये समझता हूँ धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से हमारी सरकार ने वहाँ के सेपरेटिस्ट्स को नकेला है, जिस तरीके से वहाँ के अलगाववाद को नकेला है, आप देखें ना आज वहाँ पे कितनी गतिविधियाँ कम हो गई है। आज कहीं पे आपको स्टोन बिल्डिंग नजर नहीं आ जाएगी। एक हिसाब से ना एक बिजनेस के रूप में वहाँ पे आतंकवाद को खड़ा किया जाता था। वहाँ पे जो पत्थरबाजी है उनको पैसे देके पत्थरबाजी में इन्वॉल्व करते थे। मैं ये समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके लिए कुछ सोचने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारी जो पूरे देश में जो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट है वो 34% के करीब है, और वही हमारे जम्मू कश्मीर में 70% से ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो उनके लिए कुछ आवश्यकता है सोचने की, उनको एंगेज करने की आवश्यकता है, और उनको अपॉर्चुनिटीज देने की आवश्यकता है, और सुनने की भी आवश्यकता है। मैं ये समझता हूँ आतंकवाद आखिरी चरण में है। वहां पे आने वाले समय में वहां का युवा आगे अपने देश की ओर निगाहें डाल के देख रहा है। जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार से हम लोग एवेन्यूज उनके लिए खड़ा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ एक यूथ एंगेजमेंट की जरूरत है, और एक अच्छी एक पॉलिसी मेकिंग। आप देखिए कोविड के टाइम में कितना एक नुकसान हो गया पूरे देश भर में, उसी प्रकार से वहां पे जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका बहुत ही बड़ा एक नुकसान हुआ है। अगर यहाँ की सरकार, जो हमारी सरकार है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को वहाँ रिवाइज कर सकती है, वहाँ हॉर्टिकल्चर को रिवाइज कर सकती है, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एंगेज कर सकता है, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आतंकवाद का भी समाप्त होगा। एक दो सवाल ऑडियंस की तरफ से अगर आना चाहेंगे तो जी। सोशल मीडिया पे सारे प्लेटफॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे लोग इंटरनेट के लिए रो रहे हैं, वो एक इशू नहीं है, ठीक है, पर सर जो वहाँ के राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हीं रेडिकल से खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठाते, क्यों आगे नहीं बढ़ते? किस बात का उन्हें डर सता रहा है कि वहाँ पे तो सच बताएं कि वहाँ पे कितनी चीजें सुधर रही है, कितनी सारी फैसिलिटी अवेलेबल है सभी चीजों के लिए, और क्यों उन्हें कट्टर जिहादियों का डर लगा? ठीक है, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मयंक है। आपने अच्छा सवाल किया, आपने बोला कि 4G होना चाहिए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या पहले जान वहाँ की कीमती है, या उतना ही इंटरनेट देना जिससे उनकी फैसिलिटी बनी रहे? सर दूसरा, आप सुनिए, आजकल पूरे देश में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ही बड़ा एक समस्या बनी हुई है। आप समझने की कोशिश करिए, पाकिस्तान की ओर से पहले आतंकवाद को बढ़ाने के लिए वहां गन को इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब वही गन के बजाय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वहां पर शुरू किया गया है। आज आप देख सकते हैं, आप गूगल करिए, आज भी पाकिस्तान से कॉल सेंटर जो दुबई में बैठ के कॉल सेंटर चलाते हैं, आप जो कमेंट सेक्शन में देखते हो कि कश्मीरी कोई लिखता है अपने देश के खिलाफ, वो एक्चुअल कश्मीरी नहीं लिखता है, वो जो उस पार लोग बैठे हैं उनका इतना बड़ा एक सेटअप बना है कि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमसे आगे है। और मैं चाहता हूँ आप भी मतलब कम्युनिकेट करिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि हमारे जो कश्मीर के जवान हैं वो देश के हित में, आप देखें ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कितने लोग शहीद हो जाते हैं, कितने पुलिस वालों ने वहां बलिदान दे दिया, क्या वो मुसलमान नहीं थे? इसलिए मैं समझता हूँ ये मुसलमान और हिंदुओं की बात नहीं है। और एक चीज, जब वहां से हिंदू माइग्रेट करके गए उसमें मुसलमान ने भी माइग्रेशन की, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, हमारे ऊपर भी आतंकवादी ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ मिलेगा इसको मारेंगे, क्योंकि उनको राष्ट्रवादी सोच अच्छी नहीं लगती है। और जो डर है, आखिर में तो डर होता ही है, अगर आपकी जान बचेगी तब ना आप कुछ कर पाओगे। और वहां के लोग ये चाहते हैं कि अपने देश के साथ आगे बढ़ना, और मैं ये समझता हूँ जो फेयर साइकोसिस वहां पे क्रिएट किया गया है उसको हम लोग आने वाले समय में दबाएंगे, और उससे आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे वहाँ की मूलभूत चीजों के बारे में आपने बताया कि 70 से पहले अशोक जी ने पानी, बिजली, सड़क का क्या हाल था, तो अब जैसे 370 हटी है और अब जैसे लोग सामने आ रहे हैं, तो आम जो कश्मीरी है, क्योंकि 2-3 परिवार थे उन्होंने संपत्ति बनाई, कब्जा किया, और अलगाववादियों को तो सभी जानते हैं, बच्चे ऊंची पोस्ट पे विदेश में पढ़ रहे हैं कहीं पे, तो जो आम कश्मीरी ठहरा गया है
उस दौरान में जब आतंकवाद का परचम था 73 के कारण, वो अब क्या महसूस कर रहा है इस बारे में? शुक्रिया। क्या नाम आपका? नरदीप चौधरी। रणदीप चौधरी जी का सर। रणदीप जी, आज बड़ी खुशी की भावना वहाँ पे खिली हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशी वहाँ से जीत गए, मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का बार बार नाम लेता हूँ, क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो देश के हित में बोलती है, और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे खड़ी हुई थी वो अपने परिवारों के प्रति बोलती थी, और आज जो वहाँ पे राष्ट्रवादी एक ताकत खड़ी हुई है, मैं ये मानता हूँ कि पहले जो कांग्रेस थी वो एंटी नेशनल्स के ऊपर ज्यादा सोच लगाती थी, और आज वो चेंज हो गई है। आज राष्ट्रवादी लोगों की ओर निगाह है, हमें उनको एम्पावर करने की जरूरत है और इनकरेज करने की जरूरत है। उससे आने वाले टाइम में वहाँ पे और एक गति से, मजबूती से हम लोग खड़े हो जाएंगे। चलिए, एक आपको छोटा सा आंकड़ा दे दूं कि 2016 में बुरहान वानी मारा गया था, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे पत्थरबाजी की घटना थी। 2020 का आंकड़ा ये है कि 2016 की तुलना में 2020 में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी की, स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती थी, उनमें 90% की कमी आई है, और आतंकवादी घटनाओं में 60% की कमी आई है। समय इतना ही है, लेकिन रैपिड फायर के तौर पर एजाज भाई 30 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए। 2 साल बाद आप अपने आपको कहाँ देखते हैं? मैं देश का सिपाही हूँ और देश का सिपाही बन के रहूंगा, और आने वाले टाइम में कश्मीर राष्ट्रवादी लोगों की भूमि बने, और जो बाकी प्रदेश है वो भी जम्मू कश्मीर के लोगों को उतना सम्मान दे। बस मेरी यही अपेक्षा है। इसी अपेक्षा के साथ मैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा। जोरदार तालियां एक बार एजाज भाई